हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी आइलैंड। आज जो स्टोरी हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है मैकबेथ, जो कि शेक्सपियर का लिखा एक बहुत ही अच्छा प्ले है। और ये एक ट्रैजिक प्ले है, विच मीन्स कि इसकी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। ओके, सो लेट्स बिगिन। और ये आईसीसी के क्लास 8th का सिलेबस है। तो अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग मैकबेथ। When Duncan, the meek-reigned king of Scotland, there lived a great thane or lord called Macbeth. This Macbeth was a near kinsman to the king and in great esteem at court for his valor and conduct in the wars, an example of which he had lately given in defeating a rebel army assisted by the troops of Norway in terrible numbers. तो यहाँ क्या है इस पैराग्राफ में कि डंकन जो है वो स्कॉटलैंड का राजा है। ठीक है, स्कॉटलैंड का राजा जो डंकन है वो एक मीक रेन्ड किंग है। मीक का मतलब है यहाँ काइंड, जेनरस एंड डेडिकेटेड। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा राजा माना गया। फिर तो डंकन मीक रेन्ड किंग है स्कॉटलैंड का, एक काइंड जेनरस किंग है स्कॉटलैंड का, और उसी के राज्य में एक महान थेन रहता है जिसका नाम है मैकबेथ। मैकबेथ को यहाँ पे थेन की उपाधि राजा के द्वारा दी गई है, राजा डंकन के द्वारा उसको। और इस उपाधि के अंतर्गत उसे बहुत सारी जमीन और पैसा, अच्छा महल, ये सब कुछ मिलता है ताकि वो अच्छा जीवन यापन कर सके। मैकबेथ वॉज अ नियर किंग्समैन टू द किंग। मैकबेथ जो है राजा का नियर किंग्समैन, मतलब कि रिश्तेदार भी है उसका। ठीक है, और एंड इन ग्रेट एस्टीम एट कोर्ट फॉर हिज वैलर एंड कंडक्ट इन द वॉर्स। और उसका कोर्ट में बहुत मान सम्मान है, लोग उसे बड़ी इज्जत देते हैं क्योंकि उसने जो भी युद्ध अभी तक हुए हैं उन सब में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि वो बहुत ही ब्रेव है, करेजियस है, और उसका सबके प्रति अच्छा व्यवहार भी है। और इसी का एग्जाम्पल अभी तुरंत ही उसने हाल ही में दिया लोगों को, क्योंकि उसने एक रिबेल आर्मी को हराया। रिबेल आर्मी का मतलब होता है, जब रिबेल तब होती है आर्मी जब कोई देश के नागरिक अपने ही राजा, अपने ही देश के कानून के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और वो कोई आंदोलन छेड़ दें या युद्ध छेड़ दें, तो उस स्थिति में ये रिबेल आर्मी क्रिएट हो गई। तो रिबेल आर्मी को किसने मदद की? असिस्ट किसने किया, किसने मदद करी? ट्रूप्स ऑफ नॉर्वे। ट्रूप्स ऑफ नॉर्वे का मतलब नॉर्वे के सोल्जर्स ने, इन टेरेबल नंबर्स, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी। तो इस पैराग्राफ से आपने क्या जाना कि डंकन एक बहुत ही अच्छा राजा है स्कॉटलैंड का, और उसके राज्य में एक महान थेन रहता है जो कि मैकबेथ है। मैकबेथ राजा का बहुत नियर पास का रिश्तेदार भी है और उसकी कोर्ट में बहुत इज्जत है। इसलिए नहीं क्योंकि वो राजा का रिश्तेदार है या वो एक थेन है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका वो बहुत ही ब्रेव और करेजियस है और उसने अपने देश के लिए बहुत सारे युद्ध जीते हैं और लोगों के प्रति उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। तो अभी जिसमें उसने हाल ही में एक एग्जाम्पल भी दिया कि उसने अपने ही देश की में जो रिबेल आर्मी क्रिएट हुई, उस आर्मी को हरा करके वो अभी अभी देश अपने वापस आया है। तो यहाँ पे आते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। लेट्स बिगिन। The two Scottish generals, Macbeth and Banquo, returning victorious from this great battle. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो स्कॉटिश जनरल्स की बात हो रही है जिनका नाम है मैकबेथ और बैंको। मैकबेथ का आपको इंट्रोडक्शन मैंने दिया ही पहले पैराग्राफ में। दूसरा है बैंको, ये भी एक थेन है और ये मैकबेथ का दोस्त भी है, और ये दोनों ही युद्ध से वापस लौट रहे हैं। Their way lay over a blasted heath, और वो थोड़ी देर के लिए, ले ओवर का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए एक जगह विश्राम के लिए रुकते हैं। जब आप किसी यात्रा से लंबी आते हैं तो ये कहीं पे हॉल्ट लेते हैं, वेट करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। ओवर अ ब्लास्टेड हीथ, ब्लास्टेड हीथ का मतलब अ बैरन लैंड विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, जहां तेज हवाएं बह रही हो, खुला मैदान हो, ऐसी जगह। ठीक है, सुनसान बियाबान जगह जहां पे तेज हवाएं बह रही हो। तो ये दोनों जब युद्ध से लौटे तो ये रास्ते में रुकते हैं आराम करने के लिए थोड़ा सा, और वो जगह है ब्लास्टेड हीथ, यानी कि एक बैरन लैंड। Where they were stopped by the strange appearance of three figures like women, except that they had beards and their withered skins, as you can see in the picture, and wild attire made them look not like any earthly creatures. अब जब ये रेस्ट कर रहे हैं तभी इनका सामना तीन स्ट्रेंज अपीयरेंस वाली महिलाओं से होता है। ठीक है, विमेन जो है तो औरतें,
लेकिन उनका अपीयरेंस यानी वो देखने में बहुत ही विचित्र, बहुत ही अजीब है। क्यों अजीब है? क्योंकि उनके चेहरे पे दाढ़ी है, बियर्ड्स हैं, उनकी विदर्ड स्किन है। विदर्ड स्किन का मतलब ड्राई पेल स्किन है, बहुत ही रूखी अजीब सी त्वचा है जिसमें कोई जान ना हो। और वाइल्ड अटायर, वाइल्ड अटायर का मतलब वेरी क्रेजी लुकिंग क्लोथ्स, ठीक है, बहुत ही क्रेजी से कपड़े पहने हुए हैं और उन्हें देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं या धरती पे रहने वाले नॉर्मल क्रीचर्स में से एक हैं, ठीक है। सो दे आर दैट मच ऑफ स्ट्रेंज, ठीक है। फिर मैकबेथ फर्स्ट एड्रेस्ड देम व्हेन दे सीमिंगली ऑफेंडेड laid each one her choppy finger upon her skinny lips in token of silence। तो क्या होता है, मैकबेथ उनको पहले एड्रेस करता है जब वो कुछ ऑफेंडेड मतलब कुछ नाराज सी फील होती है मैकबेथ, तो उनको पहले एड्रेस करता है और वो क्या करती हैं, अपनी चॉपी फिंगर्स, चॉपी फिंगर्स का मतलब है फिंगर्स विच हैव क्रैक्ड, विच आर क्रैक्ड एंड कटी फटी सी उंगलियां हो जिसमें क्रैक्स हो, अच्छी ना लगे देखने में, तो ऐसी फिंगर्स को वो अपनी स्किनी लिप्स पे रख लेती है इन टोकन ऑफ साइलेंस, ये दिखाने के लिए भाई वो तो खामोश है, हाँ, ये दिखाने के लिए कि हम तो चुपचाप खड़े हैं, हम नाराज हैं, ठीक है। तो मैकबेथ उनको एड्रेस करता है पहले। फिर उसमें से पहली वाली क्या बोलती है, एंड द फर्स्ट ऑफ देम सल्यूटेड विद द टाइटल ऑफ थीन ऑफ क्लेमिस। अब पहली जो होती है वो महिला उसमें से, वो मैकबेथ को क्या बोलती है कि आप तो थीन ऑफ ग्लेमिस हो। मैकबेथ थीन ऑफ ग्लेमिस होता है, तो वहां उसको वो टाइटल से संबोधित करती है। द जनरल वॉज नॉट अ लिटिल स्टार्टल्ड टू फाइंड हिमसेल्फ नोन बाय सच क्रीचर्स। ये सुनकर मैकबेथ बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है, क्योंकि मैकबेथ स्कॉटलैंड का थीन है, स्कॉटलैंड में रहता है और ग्लेमिस का थीन है, तो उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होता ये सुनकर कि ये क्रीचर्स मुझे कैसे जानते, अरे इनका जानना मतलब उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। बट हाउ मच मोर when the second of them followed up that salute by giving him the title of Thane of Cawdor। जब तब थोड़ा सा विचलित तब होता है जब दूसरी महिला जो उसमें से होती है, दूसरी क्रीचर जो होती है, वो उसको क्या करती है, सल्यूट करती है थीन ऑफ काउडर की उपाधि देकर, ठीक है, उसको टाइटल देती है थीन ऑफ काउडर का, और जब उससे वो उसको संबोधित करती है, उस तरह से उसको टाइटल को देती है, तो थोड़ा सा मैकबेथ यहाँ पे विचलित होता है कि ये क्या कह रही है, ऐसा कैसे, आप कोई चीज है नहीं, आपके दिमाग में नहीं है और अचानक से आपको वो बात कही जाती है, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा उस वक्त हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मैकबेथ हैरान होता है। टू विच ऑनर ही हैड नो प्रिटेंशंस, और ऐसा कुछ भी बनने का कभी मैकबेथ ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं आपको इस स्टोरी के बैक का थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऐसा उसने क्यों नहीं सोचा था और उन्होंने जो ये टाइटल दिया तो मैकबेथ को क्यों हैरानी हुई, क्योंकि मैकबेथ जिसको हरा के आ रहा है रेबेल आर्मी में, उसमें थीन ऑफ काउडर भी था जिसको कि बाद में मौत की सजा दे दी जाती है। तो यहाँ पे मैकबेथ इसलिए थोड़ा सा हैरान हुआ कि उसी को तो मैं हरा के आ रहा हूँ, लेकिन मेरा खुद का वहां का थीन बनने का कोई इंटेंशन नहीं है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं वहां का भी थीन बन जाऊं और ना इस उद्देश्य से मैंने उसको हराया है, तो वो थोड़ा सा यहाँ परेशान होता है। एंड अगेन द थर्ड बिड हिम ऑल हेल किंग दैट शैल बी हेयर आफ्टर। और बाद में जो तीसरा क्रीचर होता है, तीसरी महिला होती है, वो उनको क्या बोलती है कि चलो सब स्वागत करो, ऑल हेल, स्वागत करो, प्रोक्लेम करो, बोलो, किंग दैट शैल बी हेयर आफ्टर, जो यहाँ का बाद में राजा बनेगा, शैल बी हेयर आफ्टर, यहाँ का बाद में राजा बनेगा, ठीक है। तो वो उस तरह से उसको संबोधित करती है। Such a prophetic greeting might well amaze him. Who knew that while the king's sons lived, he could not hope to succeed to the throne। तो इस तरह की अगर कोई भविष्यवाणी होती है और इस तरह से कोई उसको भविष्य का राजा कहते हुए संबोधित करता है या इस तरह से उसको ग्रीट करता है, तो कोई भी अमेज हो जाएगा कि भाई मैं एक थेन हूं, ऐसे बहुत से थेन है स्कॉटलैंड में, भले ही मैं राजा का रिश्तेदार हूं, लेकिन अभी राजा जिंदा है, राजा अभी हमारा जिंदा है और उसके बेटे भी हैं, उसके आगे उसके बेटे भी हैं, तो ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही थी उसे कि कभी भी उसको ये गद्दी या राजगद्दी प्राप्त होगी या वो कभी भी राजा बन सकेगा। तो इस समय वो थोड़ा सा अमेज होता है, उसको थोड़ी हैरानी होती है, वो थोड़ा आश्चर्यचकित होता है कि आफ्टर ऑल इन्होंने ऐसा क्यों कहा।
Then turning to Banquo, they pronounced him in a sort of riddling terms. फिर वो बैंको की तरफ मुड़ती हैं, जो दूसरा जनरल मैकबेथ के साथ था उसकी तरफ मुड़ती हैं और उससे कहती हैं to be lesser than Macbeth and greater, not so happy but much happier, and prophesied that though he should never reign, yet his sons after him should be kings in Scotland. और वो ये कहती हैं बैंको से रिडलिंग टर्म्स में, पहेलियां बुझाती हुई, उसको सीधा सीधा ना बताकर उलझाती हुई, ये कहती हैं कि तुम मैकबेथ से कम रहोगे पर फिर भी उससे महान रहोगे, तुम खुश नहीं रहोगे पर बहुत ज्यादा खुश होगे, और ये प्रोफेसी करती हैं कि तुम कभी राज्य नहीं करोगे लेकिन तुम्हारे बेटे स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। तो इस तरह से उन्होंने घुमा फिरा करके बैंको की जो थी वो भविष्यवाणी करी। They then turned into air and vanished. और फिर वो हवा में मुड़ती हैं और गायब हो जाती हैं। By which the journals knew them to be the weird sister or witches. जिससे कि ये दोनों जर्नल समझ जाते हैं, उनको आभास हो जाता है कि ये तो तीनों वही weird sisters थी जिनको witches भी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो अब इस फर्स्ट पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ तक आपने जाना कि डंकन एक अच्छा राजा है, उसके राज्य में मैकबेथ रहता है जो कि एक महान थेन है, और डंकन राजा का रिश्तेदार, मैकबेथ राजा का रिश्तेदार भी है और उसका बहुत नाम है कोर्ट में। हाल ही में उसने एक युद्ध जीता है और युद्ध से लौटते समय वो अपने मित्र बैंको के साथ है और दोनों जीत के लौट रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं एक ब्लास्टेड हीथ पे, एक बैरन लैंड पे। तभी उनके सामने 3 विचेस आती हैं जो कि 3 प्रोफेसीज करती हैं, 3 भविष्यवाणियां करती हैं, जिनको सुनकर मैकबेथ थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो उसने कभी भी नहीं सोचा था, उसके मन में ऐसे ख्याल कभी भी नहीं आए थे। साथ में वो बैंको के लिए भी भविष्यवाणी करती हैं कि वो भी मैकबेथ से महान होगा, खुश नहीं रहते हुए भी खुश रहेगा और कभी भी राज्य ना करेगा लेकिन फिर भी उसके बेटे स्कॉटलैंड के आगे जाके राजा बनेंगे, और फिर उसके बाद वो तीनों की तीनों हवा में गायब हो जाती हैं। Now moving on to the third para. While they stood pondering on the strangeness of this adventure, there arrived certain messengers from the king. जब वो ये सब कुछ इधर उधर सोच ही रहे थे, पॉन्डरिंग यानी कि वो ये सब कुछ अभी सोच विचार ही कर रहे थे कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये किस तरह की बातें हो रही थी, इस बारे में भी विचार ही कर रहे थे, सोच रहे थे तभी कि कैसा मतलब स्ट्रेंज बात थी एकदम उनके लिए कि अचानक भाई हम तो युद्ध से लौट रहे हैं, अब अपने घर जाते, अपने राजा से मिलते, उनको बात बताते पूरी, लेकिन रास्ते में जो घटना घटी उससे वो बहुत ही हैरान थे और इस एडवेंचरस, इस अनभिज्ञ घटना से लेके वो बहुत परेशान भी नहीं हुए, लेकिन हाँ सोच में पड़ गए कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तभी उनके सामने आते हैं राजा के कुछ मैसेंजर्स who were empowered by him to confer upon Macbeth the dignity of Thane of Cawdor. अब इनको क्यों आते हैं ये? क्योंकि इनको राजा ने अधिकार देके भेजा है कि जाओ जाके मैकबेथ को बताओ, उसको ये न्यूज दो कि हम तुमको टाइटल दे रहे हैं, डिग्निटी मीन्स टाइटल दे रहे हैं थेन ऑफ काउडोर का। ठीक है, कॉन्फर अपॉन मतलब गिव हिम, टू गिव हिम, और एम्पावर करते हैं मतलब उनको ये अथॉरिटी देके भेजते हैं राजा कि जाओ मेरी तरफ से तुमको ये अथॉरिटी है कि वहां जाकर के ही तुम, राजा जाता तो वेट कर सकता था मैकबेथ के वहां तक आने का, बट ही वाज सो गुड, इतना जेनरस था कि उसने सोचा कि चलो मैकबेथ को हम वहीं ये खबर पहुंचा देते हैं, और वो अपने मैसेंजर्स को मैकबेथ के पास भेजता है और उसको थेन ऑफ काउडोर बना देता है। एंड इवेंट सो मिराकुलसली corresponding with the prediction of the witches astonished Macbeth. किसी को भी 5 मिनट पहले उससे विचेस कह के गई कि तुम अब थेन ऑफ काउडोर हो जाओगे, और 5 मिनट बाद मैसेंजर्स आते हैं और उसको ये खबर देते हैं कि तुम तो भाई थेन ऑफ काउडोर बन गए, तो कोई भी होगा तो उसको लगेगा अरे एक बात सच हुई है तो सोचता है दूसरी भी हो जाए। तो अब मैकबेथ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया, ये बात तो सच हो गई। एंड ही स्टूड रैप्ड इन अमेजमेंट, और वो चुपचाप हैरान होकर वहीं पे खड़ा रहता है, उसको कुछ भी कहने का या समझने की शक्ति नहीं रहती है। अनेबल टू मेक रिप्लाई टू द मैसेंजर्स, वो इतना हैरान हो जाता है कि वो न थैंक यू कह पाता है, न राजा के लिए कोई रिप्लाई भेज पाता है, वो बस चुपचाप वहां खड़ा हैरान सा सुनता रहता है।
And in that point of time, swelling hopes arose in his mind that the prediction of the third witch might in like manner have its accomplishment and that he should one day reign king in Scotland. अब क्या होता है कि जब एक बात सच हो जाती है तो उसके मन में अरमान जग जाते हैं, उसके मन में आ जाता है कि भाई जब एक भविष्यवाणी सच हो गई है, एक प्रोफेसी सच हो गई है, तो मे बी ये दूसरी वाली भी सच हो जाए। और उसके मन में होप्स, उसके दिमाग में जो है वो होप्स ग्रो करने लगती हैं, पढ़ने लगते हैं अरमान कि अगर एक बात सच हो सकती है तो मैं दूसरी भी सच हो सकती है मेरे साथ, मैं हो सकता है फ्यूचर में स्कॉटलैंड का राजा बन जाऊं। फिर अब क्या होता है कि एक प्रोफेसी सच होने के बाद वो दूसरी के लिए मन में लालच आ जाता है और मैकबेथ वहीं से उसका मन डामाडोल हो जाता है। टर्निंग टू बैंको ही सेड, डू यू नॉट होप दैट योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स when what the witches promised to me has so wonderfully come to pass। अब वो बैंको यानी अपने दोस्त से डिस्कस करता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चे भी एक दिन यहाँ के राजा बन जाएंगे, जैसे कि मेरे साथ हुआ कि मेरे को जो विचेस ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था, मेरे लिए जो भविष्यवाणी की थी वो इतनी जल्दी इतनी तुरंत ही पूरी हो गई, तो तुम्हें नहीं लगता कि उनकी ये बात सच होगी? That hope, answered the general, might enkindle you to aim at the throne, but oftentimes these ministers of darkness tell us truths in little things to betray us into deeds of great consequences। अब बैंको बहुत समझदार है and he is a very good man, तो वो क्या कहते हैं, that hope, ये जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना अभी, लालच, ये जो अरमान तुम्हारे उठ रहे हैं ना, ये अच्छी चीज नहीं है। ये तुम्हें वो करने पे मजबूर कर देंगे कि जो तुम नहीं हो, जो तुम वो बना देंगे जो तुम नहीं हो, और जो तुम राजा का राजगद्दी हासिल करने के लिए अपने मन में अरमान बना रहे हो ना, और ये तुमको इविल मिनिस्टर्स हैं जो डार्कनेस के, मतलब ये जो विचेस आके तुमको प्रोफेसी कर गई हैं, ये अच्छी नहीं है, ये तुम्हारे साथ धोखा करके गई हैं, क्योंकि ये तुमको पूरी सच्चाई नहीं बता के गई हैं, ये तुमको वो लिटिल पार्ट बता गई हैं जिससे तुम खुश हो जाओगे, और बाकी वो सब कुछ नहीं बता गई कि इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में क्या बैड कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं, है ना। जैसे हम कभी किसी के पास जाते हैं और वो हमारी तारीफ कर दे तो हम ये समझ जाते हैं अरे ये तो हमें बहुत पसंद कर रहा है, बहुत अच्छी बात कह रहा है, बट वी डोंट नो द इंटेंशंस। तो यहाँ पे मैकबेथ नहीं समझ रहा है कि जो विचेस आई हैं उनका रियल इंटेंशन क्या है, रियल उनकी थॉट्स क्या हैं इस प्रोफेसी के पीछे, बल्कि बैंको समझ रहा है, बैंको उसको समझा भी रहा है कि ये अच्छी नहीं है, ये मिनिस्टर्स ऑफ इविल हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, इनकी बात में मत आओ, क्योंकि जो तुम करना चाह रहे हो या जो तुम पाना चाह रहे हो उसके कितने बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये तुमको अभी नहीं समझ में आ रहा है। But the wicked suggestions of the witches had sunk too deep into the mind of Macbeth to allow him to attend to the warnings of the good Banquo। लेकिन एक बार जब किसी के मन में कोई ऐसे थॉट, विकेड सजेशंस, ऐसे बुराइयां बैठ जाती हैं तो उसका दिलो दिमाग पे ऐसा असर होता है, लालच घर कर जाता है, तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस समय उसको अपने दोस्त की कही हुई अच्छी बात भी समझ में नहीं आ रही थी, जो सही था, बैंको सही कह रहा था, लेकिन मैकबेथ को उस वक्त वो बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके मन में अब लालच जाग चुका था, जो कि उसके लिए आगे घातक हो सकता था, और उसके फ्रेंड ने ये बात उसको समझाई भी, बट ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू बैंको। फ्रॉम दैट टाइम ही बेंट all his thoughts how to compass the throne of Scotland। अब इस समय से क्या हो गया, यहां से ही उसके मन में जो बीज बो गया कि अब मैं थेन ऑफ काउडर हो गया, अब मुझे दूसरी भविष्यवाणी जो मेरे लिए है कि मैं किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनूंगा, उसकी तरफ उसका पूरा थॉट प्रोसेस चला गया, और वो पूरी तरह से उसी को ऑब्टेन करने के लिए, उस जगह को, उस गद्दी को, उस थ्रोन को ऑब्टेन करने की दिमाग में ख्याल बनाने लगा कि कैसे मैं बनूंगा। Macbeth had a wife to whom he communicated the strange prediction of the weird sisters। मैकबेथ की बीवी थी जो कि लेडी मैकबेथ के नाम से है स्टोरी में। तो लेडी मैकबेथ जो थी उनको उन्होंने अपने मैसेंजर्स के थ्रू ये लेटर भेजा, कम्युनिकेट किया उनसे, और सारी बात बताई कि किस तरह वो युद्ध से लौटे, उन्हें 3 वियर्ड सिस्टर्स मिली,
और उन्होंने क्या क्या उनके लिए भविष्यवाणी करी, एंड इट्स पार्शियल अकम्प्लिशमेंट, और उसमें से कैसे एक भविष्यवाणी उनकी सच भी हो गई, कुछ बात उसमें से सच भी हो गई। तो ये सब कुछ जब उन्होंने मैकबेथ ने अपनी वाइफ को कन्वे किया, कम्युनिकेट किया मैसेज सारा लेटर के थ्रू, तो देखिए लेडी मैकबेथ क्या करती है। शी वॉज अ बैड एम्बिशियस वुमेन, and so as her husband and herself could arrive at greatness, she cared not much by what means. मैकबेथ की जो वाइफ है लेडी मैकबेथ, वो एक अच्छी इंसान नहीं है और बहुत ही एम्बिशियस वुमन है, और अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए, अपनी जगह, अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने को क्वीन और मैकबेथ को किंग बनाने के लिए उसको बाय हुक और बाय क्रुक उस जगह को पाना है, तो वो कुछ भी कर सकती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शी केयर्ड नॉट मच बाय व्हाट मीन्स, किस तरह से वो उसको हासिल करे, राइट और रॉन्ग, नथिंग मैटर्स। बस वो चाहती है कि मुझे किसी तरह बस अपनी ये पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है, मैकबेथ को किंग बनाना है, मुझे क्वीन बनना है और इस प्रोफेसी को सच करना है। तो वो इतनी ज्यादा एम्बिशंस है, उसको कोई परवाह नहीं है बाकी चीजों की। She spurred on the reluctant purpose of Macbeth. वो क्या करती है, एनकरेज करती है। मैकबेथ जो है बार बार कंफ्यूजन में आता है, तो उसको एनकरेज करती है। Who felt compunction, जो कि अनईजी है। अभी क्या है, मैकबेथ युद्ध से लौटा, एक 3 प्रोफेसी सुनी और वो फिर उसके बाद एक सच हो गई, तो लालच तो जाग गया मैकबेथ के मन में। पर मैकबेथ बाय हार्ट एक अच्छा इंसान है ना, उसका बड़ा नाम है। तो अभी वो कंफ्यूजन में है, तो उसकी वाइफ उसके उस कंफ्यूजन को बार बार इरेज करना चाहती है, उसको एनकरेज करती है कि देखो जो कुछ तुम सोच रहे हो ना कि खून नहीं बहाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सब मत सोचो, अभी बस अपनी सक्सेस को सोचो, अपने उस थ्रोन के बारे में सोचो, उस राजगद्दी के बारे में सोचो, और ये सोचो कि तुम कैसे किंग बन सकते हो। तो यहाँ जो मैकबेथ की वाइफ है, वो उसके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है अपने विचारों से, उसके अच्छे विचारों को अपने बुरे विचारों से डोमिनेट करने की कोशिश करती है। लेकिन मैकबेथ का कंसाइंस, मैकबेथ का जो अंदर से मन है, वो इस बात के लिए अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो यहां मैं लाइन पढ़ती हूँ। शी स्पर्ड ऑन द रिलक्टेंट पर्पस ऑफ मैकबेथ हु फेल्ट compunction at the thoughts of blood and did not cease to represent the murder of the king as a step absolutely necessary to the fulfillment of the flattering prophecy. अब क्या है, मैकबेथ की बीवी उसको बार बार एनकरेज कर रही है, लेकिन मैकबेथ अभी दोराहे पे खड़ा है, वो नहीं चाहता खून खराबा करना, उसको ये थॉट्स आ रहे हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है और राजा का मर्डर करना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे इतनी फ्लैटरिंग, इतनी लुभावनी भविष्यवाणी को सच करने के लिए क्या ये जरूरी है कि राजा को मारा जाए? तो इन्हीं सब थॉट्स में मैकबेथ उलझा हुआ है। तभी इट हैपेंड एट दिस टाइम दैट द किंग हु आउट ऑफ हिज रॉयल condescension would oftentimes visit his principal nobility upon gracious terms, came to Macbeth's house. As I told you कि डंकन एक बहुत ही जेनरस और काइंड राजा है, तो वो क्या है ना कि अपने रॉयल बिहेवियर के कारण, अपने स्वभाव के कारण अक्सर अपनी प्रिंसिपल नोबिलिटी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, तो वो अपने मुख्य लोगों के पास, प्रिंसिपल नोबिलिटी के पास अक्सर जाता रहता था, ऑफन टाइम्स, फ्रिक्वेंटली विजिट करता रहता था, उनसे मिलने के लिए उनके घर जाता था और अच्छा टर्म्स बनाता था उनके साथ। तो तभी क्या होता है, और इसी के चलते, इसी स्वभाव के चलते वो मैकबेथ के घर भी आता है। और देखिए मैं यहां से पढ़ती हूँ। इट हैपेंड एट दिस टाइम दैट द किंग हु आउट ऑफ हिज रॉयल condescension would oftentimes visit his principal nobility upon gracious terms came to Macbeth's house. तो अपने अच्छे स्वभाव के चलते, अपनी कुछ सोच के चलते अच्छी, वो मैकबेथ के घर विजिट करता है, अटेंडेड बाय हिज 2 sons मैल्कॉम एंड डोनाल्बेन। तो उसके साथ उसके दोनों बेटे भी आते हैं, बड़ा बेटा मैल्कॉम और डोनाल्बेन छोटा बेटा है, जो दोनों उनके साथ आते हैं। और कौन आता है साथ में? And a numerous train of thanes and attendants, the more to honor Macbeth for the triumphal success of his wars. तो क्या हुआ, यहाँ पे कौन कौन आया? राजा आते हैं, डंकन, किंग डंकन आए हैं, उनके दोनों बेटे मैल्कॉम और डोनाल्बेन,
और उनके साथ कई सारे थेन्स भी आते हैं और उनके अटेंडेंट्स यानी सेवक भी साथ में आते हैं। और ये सब लोग आए हैं मैकबेथ को ऑनर करने के लिए उसकी इस बड़ी जीत पर, जो युद्ध में वो जीत के आया। अब राजा की अच्छाई देखिए आप यहाँ पे कि वो बिल्कुल भी ये नहीं कि ये तो मेरा थेन है, मैं क्यों जाऊं, आएगा दरबार में तो रिवॉर्ड कर, नहीं, ही सो जेनरस, सो काइंड कि वो घर तक जा रहा है उनकी, उसको ऑनर करने के लिए कि भाई किसी के भी घर अगर उसका किंग आता है तो इट विल बी अ ग्रेट ऑनर कि महाराज हमारे घर आ रहे हैं। तो दे वर ऑल सो गुड। और साथ में अपने और दरबारियों को और थेन्स को लेके जाते हैं, अपने दोनों बेटों को भी ले जाते हैं। तो यहाँ पे किंग डंकन की जेनरोसिटी हमें समझ में आती है कि वो ही इज सच अ गुड पर्सन। अब आगे देखते हैं। द कैसल ऑफ मैकबेथ वॉज प्लेजेंटली the castle of Macbeth was pleasantly situated and the air about it was sweet and wholesome. तो मैकबेथ का जो कैसल है वो बहुत ही प्लेजेंट यानी सुंदर जगह पर है, और वहां पे जो हवा है वो बहुत ही मीठी है, बहुत ही अच्छी है, और होलसम है। होलसम मतलब गुड फॉर हेल्थ, समथिंग विच इज गुड फॉर हेल्थ इज होलसम। तो वहां पे हवा बहुत ही स्वच्छ है, साफ है, अनपोल्यूटेड है। विच अपीयर्ड बाय द नेस्ट which the mallet or swallow had built under all the jutting friezes and buttresses of the building. अब क्या है, यहाँ पे जो हवा है ऐसा लग रहा है कहाँ से आ रही है, जो मालेट बर्ड होती है या स्वॉलो बर्ड होती है, उन्होंने जगह जगह पे उस पैलेस में, उस कैसल में अपने नेस्ट बना रखे हैं। कहाँ पे बना रखे हैं? अगर आपने कभी पुराने कैसल्स की इमेज देखी हो तो वहां पे क्या होता है, बाहर की तरफ बड़े पिलर्स के ऊपर ब्रॉड स्टोन लगे होते हैं जिसपे नक्काशियां, स्कल्पचिंग करी होती है, और उन जगहों पे ऊंचे बहुत होते हैं वो, तो वहां पे उन्होंने ऊंचाइयों पे अपने नेस्ट बना रखे हैं। या फिर बट्रेसेस ऑफ द बिल्डिंग। बट्रेसेस ऑफ द बिल्डिंग का मतलब होता है कि पुराने समय में दीवार को सपोर्ट देने के लिए आर्क लाइक या कोनिकल शेप की सपोर्ट के लिए दीवारें बनाई जाती थी अलग से, तो उन जगहों पर बना रखे इन्होंने अपने नेस्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मैकबेथ का कैसल जो है वो बहुत ही प्लेजेंटली सिचुएटेड है, यानी बहुत अच्छी जगह सिचुएटेड है। वहां हवा बहुत ही अच्छी है बिकॉज द एटमोस्फेयर इज सो गुड ऑल अराउंड, और वहां पे मार्लेट और या स्वॉलो बर्ड्स ने अपने नेस्ट बनाए हुए हैं हर जगह पे। wherever it found a place of advantage, और वो स्मार्ट बर्ड्स हैं तो उन्होंने क्या, हर जगह जहां उनका फायदा है उन जगहों पे अपने नेस्ट बना रखे हैं। for where those birds most breed and haunt, और उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वो जिससे से ज्यादा एग्स दे सके या ब्रीड कर सके, और जब मर्जी चाहे। हॉन्ट शब्द का मतलब whenever they want to come and go they can do it. The air is observed to be delicate, और यहाँ की हवा बहुत ही डेलिकेट है, बड़ी सुहानी सी है। ठीक है, तो मैकबेथ का कैसल अच्छा है, अच्छी जगह पे सिचुएटेड है, हवा भी बहुत प्योर है, मतलब चारों तरफ हरियाली है, अच्छा मौसम है, और वहां पे बर्ड्स ने, चिड़ियों ने घोंसले भी बनाए हुए हैं उसके नेस्ट वहां पे। तो ये सब कुछ बहुत ही प्यारा लगा। द किंग एंटर्ड वेल प्लीज्ड विद द प्लेस, और ये सब कुछ देख के किंग डंकन बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही प्लीज्ड होते हैं। ही इज टोटली सैटिस्फाइड विद द प्लेस, एंड नॉट लेस सो विद द अटेंशंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ हिज ऑनर्ड होस्टेस लेडी मैकबेथ। और जितना वो इस जगह से खुश होते हैं उतना ही लेडी मैकबेथ की खातिरदारी, यानी जिस तरह से उन्होंने किंग डंकन का ऑनर किया, उनकी रिस्पेक्ट करी, उनको वेलकम करा, उनको अटेंशन पे करी, उन सब से भी ये बहुत खुश होते हैं किंग। हु हैड द आर्ट ऑफ कवरिंग ट्रिकेरियस पर्पसेस विद स्माइल्स। तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि जो लेडी मैकबेथ हैं उनके दिमाग में इतने डिस्गस्टिंग और विकेड प्लान्स चल रहे हैं। ठीक है, ट्रिकेरियस पर्पस यानी कि डिस्गस्टिंग विकेड प्लान्स, बिल्कुल भी नहीं जानते। और लेडी मैकबेथ यहाँ पे जीनियस है इस चीज को कवर करने में। शी वॉज अ ग्रेट एक्टर कि वो इतना कुछ कवर कर रही हैं, दिमाग में इतने प्लान्स चल रहे हैं, इतने खतरनाक प्लान्स चल रहे हैं, और उनके चेहरे पे बिल्कुल भी ये दिखाई नहीं देता, और किंग डंकन को कुछ भी पता नहीं चलता। और ये सब कुछ उन्होंने कैसे कवर किया है? विद स्माइल्स एंड कुड लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर विद शी वॉज इंडीड द सर्पेंट अंडर इट। और ये सब कुछ उन्होंने एक अपनी मीठी मुस्कान से और अपने मासूम चेहरे से कवर किया हुआ है, और किसी को नहीं पता कि इतना खतरनाक एक नागिन है उनके अंदर, ये कोई भी नहीं समझ पा रहा है, ना कि राजा भी। ठीक है,
तो आउट ऑफ जेनरोसिटी वो यहाँ मैकबेथ और लेडी मैकबेथ पे विश्वास करते हैं, उनके कैसल में जाते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, क्या प्लान्स हैं लेडी मैकबेथ के एक्सक्यूज मी, और क्या प्लान्स हैं लेडी मैकबेथ के। तो ये सब कुछ करते हुए वो वहां पे पहुंचते हैं और वो बहुत खुश हैं, और लेडी मैकबेथ उन्हें जाहिर नहीं होने देती हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। The king, being tired with his journey, went early to bed, and in his stateroom, 2 grooms of his chamber, as was the custom, slept beside him. अच्छा, किंग ना इतनी यात्रा करके आया है डंकन, द किंग वॉज वेरी टायर्ड, अब वो बहुत थक गए हैं यात्रा से, तो वो क्या करते हैं, खा पी के जल्दी से अपने बेड पे चले जाते हैं, अर्ली रिटायर मतलब जल्दी बिस्तर पे चले जाते हैं, और अपने स्टेट रूम में, स्टेट रूम मतलब जो उनके लिए कमरा निर्धारित किया गया है, वो चले जाते हैं, और उनके साथ जाते हैं उनके 2 ग्रूम्स उनके चैम्बर में, यानी उनके रूम में, जो कि एज वॉज द कस्टम, उस समय ये होता था कि जब राजा कहीं जाएगा तो ये ग्रूम्स उनके बहुत नियर होते हैं, क्योंकि ये जब भी राजा यात्रा करते हैं या कहीं जाते हैं तो उनके साथ रहते हैं, और सारा नेगोशिएशन या राजा की जो भी समस्याएं होती है वो देखते हैं, और उनकी सुरक्षा भी देखते हैं। तो दैट वाज द कस्टम एट दैट टाइम कि राजा के साथ उनके 2 ग्रूम्स भी सोएंगे। तो एज वाज द कस्टम वो दोनों उनके कमरे में जाकर के सोते हैं उनके बगल में। He had been unusually pleased with his reception and had made presents before he retired to his principal officers, and among the rest had sent a rich diamond to Lady Macbeth, getting her by the name of his most kind hostess. अब क्या है कि बहुत अनयूजुअली, मतलब इतना खुश हैं वो, कभी इतने खुश नहीं हुए जितने वो इनके यहाँ आकर के खुश हो गए, इतना अच्छा इन्होंने उनके लिए वेलकम किया, तो बहुत प्लीज होते हैं वो किंग डंकन इन सब से, अपने रिसेप्शन से, अपनी खातिर से बहुत खुश होते हैं, और वो सबको प्रेजेंट्स देते हैं, और अपने ऑफिसर से मिल करके फिर वो रेस्ट करने जाते हैं, और वो एक बड़ा डायमंड लेडी मैकबेथ को भिजवाते हैं, टू टेल हर दैट ही इज वेरी honored and he is very pleased how she welcomed her, और उसके बाद वो उनको एक टाइटल भी देते हैं मोस्ट काइंड होस्टेस का, कि इससे अच्छी होस्टेस तो हो ही नहीं सकती, आप सबसे अच्छी होस्टेस हैं। तो इसको एज अ रिवॉर्ड वो फिर उनके लिए एक डायमंड भी भेजते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितना जेनरस किंग है, वो सोने जा रहा है लेकिन उससे पहले लेडी मैकबेथ को थैंक्स कहने के लिए और ये बताने के लिए कि वो बहुत खुश है उनके यहाँ करके, उनको एक रिच डायमंड देता है और टाइटल भी देता है कि यू आर द मोस्ट काइंड होस्टेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है। नाउ वॉज द मिडल ऑफ द नाइट when over half the world nature seems dead and wicked dreams abuse men's minds asleep। क्या कह रहा है, अब ये वो टाइम है मिडल ऑफ द नाइट, यानी कि बीच रात है ये। ठीक है, बीच रात में जब आधी दुनिया, हाफ ऑफ द वर्ल्ड नेचर सीम्स डेड, मतलब लगता है सब सो गए, गहरी नींद में होते हैं, यहाँ तक कि जीव जंतु पेड़ सब सो गए होते हैं। एंड विकेड ड्रीम्स अब्यूज मेन्स माइंड्स अस्लीप, और जिस समय कभी कभी हम देखते हैं कि बुरे ख्याल बीच रात में ही आते हैं, और जिस समय डिस्टर्बिंग थॉट्स आते हैं जो लोगों को, ये वो समय था, यानी बीच रात का समय। एंड नन बट द वुल्फ एंड द मर्डरर इज अब्रॉड, और जब सिर्फ कौन जग रहा होता है, वुल्फ या वो जिसे किसी का खून करना है, किसी का कत्ल करना है, मर्डरर, वो जग रहा होता है। दिस वॉज द टाइम वेन लेडी मैकबेथ वेक्ड टू प्लॉट द मर्डर ऑफ द किंग, और लेडी मैकबेथ ने यही टाइम चुना होता है क्योंकि उनको पता होता है कि बीच रात का समय ऐसा है कि लगभग सब गहरी नींद में सो गए होंगे और उन्हें अपने प्लान को अंजाम देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शी सिलेक्टेड दिस टाइम पर्टिकुलरली टू किल द किंग। She would not have undertaken a deed so abhorrent to her sex, but that she feared her husband's nature। क्या है, यहाँ बता रहे हैं कि लेडी मैकबेथ एक फीमेल है, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक फीमेल इतनी अच्छी होस्टेस है तो वो किसी का कत्ल करेगी। तो उसको ये नहीं लगा, बल्कि उसको ये लग रहा था कि उसके हस्बैंड का जो नेचर है, कैसा नेचर है, that it was too full of the milk of human kindness to do a contrived murder। तो उसके जो हस्बैंड का नेचर है वो इतना काइंड नेचर का इंसान है, इतना ज्यादा उसके मन में सबके लिए प्यार और ममता है कि वो मतलब इतना प्लान मर्डर करने की, इतना एक्सट्रीम क्राइम करने के बारे में सोच नहीं सकता है।
तो वो ये भूल जाती है कि वो एक लेडी है और उसके विपरीत जाके ये डिसाइड करती है कि मुझे ही ये डिस्गस्टिंग काम अपने हाथ में लेना पड़ेगा। She knew him to be ambitious but withal to be scrupulous and not yet prepared for that height of crime with commonly in the end accompanies inordinate ambition। क्या होता है कि वो सोचती है कि ये मर्डर कर नहीं पाएगा क्योंकि ये बहुत ही काइंड इंसान है, बहुत ही, भले ही वो एम्बिशियस है, राजा बनना चाह रहा है, उसके मन में लालच आ गया है, सब कुछ है, लेकिन वो ये नहीं सोच सकता, उसके मन में तब भी डाउट्स आ रहे हैं, उसको तभी भी शक हो रहा है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किंग को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। मतलब मैकबेथ अभी भी दोराहे पर है, उसकी सोच अभी भी क्लियर नहीं है, ही स्टिल हैव डाउट्स फॉर किलिंग किंग डंकन। और लेडी मैकबेथ इसी बात से यहां डर रही है कि क्या मैकबेथ इस घटना को अंजाम दे पाएगा। वो इतना कोमल है मन से, इतना ज्यादा काइंड है, तो क्या ये बात और जो उसके मन में थॉट्स चल रहे हैं, उसको डाउट्स हैं अभी भी किंग डंकन को लेके, तो क्या ये दोनों बातें कहीं उसका प्लान फेल तो नहीं कर देंगी। तो इस जगह पे वो ये बता रहे हैं कि इसी कारण से लेडी मैकबेथ अपने हाथ में ये जिम्मेदारी लेती है। She had won him to consent to the murder, but she doubted his resolution and she feared that the natural tenderness of his disposition, more human than her own, would come between and defeat the purpose। अब उसको क्या क्यों है, क्योंकि आपने देखा उसने भले ही उसे तैयार कर लिया कि राजा को मार दिया जाएगा, तभी हमें ये पॉसिबल है कि मैं किंग, तुम किंग और मैं क्वीन बन जाएंगे, लेकिन स्टिल शी हैज द डाउट, क्योंकि वो नेचुरली इतना ज्यादा कोमल है, इतना टेंडर हार्टेड है, इतना ज्यादा अच्छे मन का इंसान है, तो उसके मन के डाउट्स कहीं ऐसा ना हो उसका प्लान ही फेल कर दें। तो जो पर्पस हल करना है उनको, जो पर्पस है आज उनका इस पार्टी का, इस गैदरिंग का, वो उस टाइम पे मर्डर का, वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो उसकी अच्छाई इस पर्पस के आड़े आए, इस पर्पस के बीच में आए। तो इन शॉर्ट लेडी मैकबेथ को शक है कि उसके हस्बैंड की अच्छाइयां उसके प्लान को फेल कर देंगी, इसीलिए वो ये भूल जाती कि वो एक लेडी है, एक होस्टेस है, और वो ये जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना चाहती है। सो विद हर ओन हैंड्स आर्म्ड विद अ डैगर शी अप्रोच्ड द किंग्स बेड। तो इसीलिए क्या होता है कि वो हाथ में खंजर लेके सीधे राजा के बिस्तर के पास पहुंच जाती है, जहां राजा सो रहे हैं जिस चैम्बर में, वो वहां एक खंजर लेके पहुंच जाती है। Having taken care to ply the grooms of his chamber so with wine that they slept intoxicated and careless for their charge। और उसने, हम सबको पता है कि राजा के साथ उसके 2 ग्रूम्स हो रहे हैं सेम चैम्बर में, तो एक राजा को तो मार सकती है पर उसके ग्रूम से कैसे निपटती, तो इसने उस बात का पहले ही ध्यान रखा था। ये भी उसके प्लान का हिस्सा था कि उसने उन्हें इतनी वाइन पिला दी थी, शराब पिला दी थी कि वो टोटली बेहोश सो रहे थे, दे वर हेविली ड्रंक, और वो बिल्कुल बेहोश सो रहे थे। और जब वो इतने ड्रंक थे तो इस बात से भी केयरलेस थे कि उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा वाइन पीते समय कि उनके ऊपर राजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वो अपने चार्जेस से, अपनी जिम्मेदारी से भी बिल्कुल केयरलेस थे, बेपरवाह हो गए थे। क्योंकि आपने देखा कि नोबडी हैज डाउट ऑन मैकबेथ और उसकी वाइफ पर, लेडी मैकबेथ पे, क्योंकि मैकबेथ युद्ध जीत के आ रहा है देश के लिए, जो देश के लिए जान की बाजी लगा के आ रहा है, उसके ऊपर कौन शक करेगा। तो सब लोग बहुत ही खुश थे और ये दोनों भी बिल्कुल ही केयरलेस होके पी के सो गए थे। There lay Duncan in a sound sleep after the fatigue of his journey, and as she viewed him earnestly, there was something in his face as he slept which resembled her own father, and she had not the courage to proceed। इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन वो कोई भी एक सॉफ्ट मोमेंट सबके पास आता है कि वो काम नहीं कर सकता। और यहाँ पे यही चीज लेडी मैकबेथ के साथ होती है कि जब डंकन बिल्कुल साउंड स्लीप में सो रहा होता है वहां रूम चैम्बर के अंदर, अपने जर्नी से वापस आने के बाद, तो लेडी मैकबेथ उसके पास जाती है और उसे ध्यान से देखती है, बिकॉज शी इज गोइंग टू किल डंकन। वो डंकन को मारने जा रही थी, और थी तो वो भी इंसान, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैकबेथ का चेहरे को, सॉरी, डंकन के फेस को देखती है
और उसको क्या लगता है कि उसके चेहरे में उसको कुछ दिखाई देता है, उसको कुछ लगता है, क्योंकि जब डंकन सो रहा होता है उस समय डंकन लेडी मैकबेथ को अपने फादर की तरह लगता है। अब उसके दिमाग में आ गया कि मेरे फादर भी ऐसे ही लगते हैं जब सोते हैं। तो यहाँ पे उसकी हिम्मत उसका साथ छोड़ देती है और फिर उसके पास हिम्मत नहीं बचती कि वो इस प्लान को अंजाम दे सके। एंड शी लॉस्ट एवरीथिंग इन हर माइंड, और वो इसको प्रोसीड नहीं कर पाती, आगे अपना हाथ नहीं बढ़ा पाती। तो इतना कुछ प्लान किया इस लेडी ने, सब कुछ किया, यहाँ तक कि दोनों ग्रूम्स को भी खूब वाइन पिला के बेहोश करके सुला भी दिया, बट स्टिल शी इज अ ह्यूमन बीइंग। और यहाँ उसका ह्यूमन नेचर सामने आता है कि जब वो अपने फादर की तरह के इंसान को देखती है, शी लॉस्ट ऑल हिज ब्रेवरी, और वो भूल जाती है और वो फिर आगे प्रोसीड नहीं कर पाती। शी रिटर्न टू कॉन्फर विद हर हस्बैंड, हिज रेजोल्यूशन हैड बिगन टू स्टैगर। अब वो वापस आती है अपने कमरे में अपने हस्बैंड से डिस्कस करने, कॉन्फर करने, डिस्कशन के लिए कि ये काम कैसे करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वापस आती है अपने हस्बैंड के पास डिस्कस करने के लिए। और अब हस्बैंड का क्या हाल है, हिज रेजोल्यूशन हैड बिगन टू स्टैगर। अब उसका भी मन डगमगाने लगता है यहाँ पे मैकबेथ का। क्यों? क्योंकि वाइफ इतना ब्रेव बन के गई थी, वापस आ गई, मैकबेथ तो शुरू से डाउट में था, तो यहाँ पे वो फिर डगमगाने लगता है। ही कंसिडर्ड दैट देयर वर स्ट्रॉन्ग रीजंस अगेंस्ट द डीड। तो वो ये कंसिडर करता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि भैया देखो, इस काम को ना करने के पास मेरे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझको फोर्स तो तुम कर रही हो, लेकिन ये मेरे पास रीजंस है, मैं क्यों मना कर रहा हूं। तो उसके रीजंस हम पढ़ते हैं क्या है। In the first place, he was not only a subject but a near kinsman to the king. First reason he has given to his wife is that कि वो सिर्फ ना राजा के कंट्री में रह के उनका सब्जेक्ट है, उनका सोल्जर है, बल्कि वो उनका रिश्तेदार भी है। ये कैसे पॉसिबल है कि राजा के अंडर में काम भी कर रहा है, उनका रिलेटिव भी है, और वही उनको मार दे, ठीक है। और दूसरा रीजन वो क्या देता है, एंड ही हैड बीन हिज होस्ट एंड एंटरटेनर दैट डे। तो वो बताता है कि मैं राजा का आज होस्ट हूं, मैंने उनकी आज मेहमान नवाजी करनी, वो मेरे घर आए हैं और मेरा फर्ज बनता है मैं उनका ध्यान रखूं, मेरी ड्यूटी है कि मैं उनका ध्यान रखूं। whose duty by the laws of hospitality it was to shut the door against his murderers, not bear the knife himself। तो क्या होता है कि वो कह रहा है कि भाई देखो, आज वो मेरे घर आए हैं, मैं उनका होस्ट हूं, वो मेरे मेहमान हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनका ध्यान रखूं, उनको हर मुसीबत से बचाऊं, ना कि खुद हाथ में खंजर लेके उनका मर्डर कर दूं, ठीक है। तो अभी हमने दो रीजन समझे जिस वजह से, और जो बहुत ही जेन्युइन रीजंस भी हैं, क्योंकि मैकबेथ है तो अच्छा इंसान ही, तो भले ही उसके मन में लालच घर कर गई है, तो उसने क्या कंसिडर किया, क्या रीजंस दिए कि भाई देखो, मैं उनका सेवक हूं, उनके राज्य में उनके लिए काम करता हूं, और मैं उनका रिश्तेदार हूं, इसलिए मैं उन्हें नहीं मार सकता। दूसरी बात है कि मैं उनका आज होस्ट हूं, वो मेरे घर आए हैं, तो घर आए हुए अतिथि यानी मेहमान को हम नहीं मार सकते। एज बाय द लॉज मेरी ड्यूटी बनती कि मैं उनकी रक्षा करूं, उन्हें सुरक्षित रखूं, ना कि खुद हाथ में खंजर लेके उनका कत्ल कर दूं या उनका मर्डर कर दूं। Then he considered how just and merciful a king this Duncan had been, how clear of offense to his subjects। और अब उसने जो सबसे बड़ा रीजन दिया वो ये था कि डंकन जैसा राजा कितनी मुश्किल से मिलता है, वो कितना जस्ट है, कितना मतलब सबके प्रति सोचता है, कितना दयालु है, कितना न्यायप्रिय है, और कोई किसी के प्रति, कोई सब्जेक्ट के प्रति कोई ऑफेंस नहीं रखता। अपने किसी भी राज्य, अपने दरबारियों के लिए, अपने कॉर्टियर्स के लिए कोई उसके मन में ऑफेंस नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। हाउ लविंग टू हिज नोबिलिटी, वो अपने सारे इंपॉर्टेंट लोगों को, जो भी उसके प्रिंसिपल नोबिलिटीज हैं, सबको बहुत प्यार करता है, सबको बहुत लाइक करता है, एंड इन पर्टिकुलर टू हिम, और स्पेशली मैकबेथ को। मैकबेथ उनका रिश्तेदार था इसलिए नहीं, बल्कि मैकबेथ की पर्सनालिटी से वो बहुत इंप्रेस थे, मैकबेथ के काम से बहुत इंप्रेस थे, और मैकबेथ के कंडक्ट भी से भी बहुत इंप्रेस थे, इसलिए राजा डंकन मैकबेथ को बहुत पसंद करते थे। That such king are the peculiar care of heaven, and their subjects doubly bound to revenge their deaths। तो क्या कह रहा है यहाँ पे मैकबेथ कि डंकन जैसा राजा बहुत मुश्किल से मिलता है, ये सीधे ऐसा लगता है जैसे भगवान ने स्वर्ग से इन्हें हमारे लिए भेजा है, क्योंकि ये बहुत ही न्यायप्रिय है, दयालु है, और
अपने सारे सब्जेक्ट्स को, अपने सारे नोबिलिटीज को बहुत प्यार सम्मान देता है, और स्पेशली मैकबेथ को। और ऐसे राजा की हत्या नहीं कर सकते हम, बल्कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई हमारे राजा को नुकसान पहुंचाए तो हम उसको डबल नुकसान पहुंचाएं, डबल परेशान करें, डबल उसका रिवेंज लें। और ये सब रीजंस जब मैकबेथ देता है अपनी वाइफ को, ठीक है। बिसाइड्स बाय द फेवर्स ऑफ द किंग, और जो कुछ भी राजा ने उसके लिए किया उसको तो भूल ही जाओ, वो तो बहुत ही कुछ है। उसको थेन बना दिया, पहले ग्लेमिस का, फिर काउडर का, तो ये तो भूल ही जाओ। जो कुछ भी फेवर वो लेडी मैकबेथ को बता रहा है कि राजा ने मेरे साथ किए, वो तो अलग ही बात है। ये तो भूल ही जाओ उनके क्या क्या एहसान है मेरे ऊपर। मैकबेथ, मैं नहीं मार सकता उसको आज। राजा डंकन भी बहुत अच्छा है, उसने इतना कुछ किया है मेरे लिए, उस जैसा राजा नहीं मिलेगा। लेकिन इन सबको छोड़ो, तो मैं भी तो एक, सबकी नजर में एक अच्छा इंसान हूं, मेरा भी तो बहुत नाम है। मेरे लिए भी तो लोगों की सोच, मेरे लिए भी तो ओपिनियन बहुत हाई है लोगों की, मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। और फिर ये जो मेरे को मान सम्मान मिला हुआ है मुझे, जो मैं थेन ऑफ ग्लेमिस हूँ, थेन ऑफ काउडर हो गया हूँ, इतने लोग मेरे घर आए हैं, इसीलिए तो आए हैं मुझे मान सम्मान देने के लिए। तो ये सब भी तो दाग लग जाएगा इस पे, ये सब मैं बदनाम हो जाऊंगा इस फाउल मर्डर के लिए, इस गंदे काम के लिए मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। मैंने आज आपको ये 2 पेजेस एक्सप्लेन कर दिए, एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट एंड यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो, यू आर फ्री टू आस्क मी इन द डिस्क्रिप्शन, इन द कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और प्लीज आपको एक बात मैं कह दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछने हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और किसी भी आईसीएसई या सीबीएसई के चैप्टर्स आपको लिटरेचर में समझने हैं तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में टाइटल बता दो, तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसका वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे मैकबेथ का नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।